रामगोपाल गांव कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। अमीरों के घरों की चिमनियों से धुआं निकल रहा था और अंदर अंगीठी की आग जल रही थी। लेकिन गोपाल की झोपड़ी में ठंड सीधी हड्डियों तक पहुंच रही थी। गोपाल के पास केवल एक पतली रजाई थी जिसे वे चारों बारी-बारी से ओढ़ते थे। उसकी पत्नी मीरा अपने पुराने ऊनी कपड़े में लिपटी हुई चूल्हे के पास बैठी थी, जहां आग जल रही थी। गोपाल जी, आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठंड कितनी है आपको अंदाजा है। और देखिए, घर में एक मुट्ठी भी राशन नहीं बचा है। कल रात बच्चों को हमने बस पानी पिलाकर सुला दिया था। मीरा, क्या करूं? शंकरलाल सेठ को देर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आज देरी हुई तो वह मेरी बची खुची पगार भी काट लेगा। तुम्हें तो पता है उसके होटल की चाय के बिना गांव वालों की सुबह नहीं होती। आज कैसे भी जाकर पैसे लाने ही होंगे। तभी उनकी 7 साल की बेटी नंदिनी अपने भाई के साथ रजाई से निकलकर आती है। उसकी आंखें नींद और ठंड से लाल थीं। पापा, रात में बहुत ठंड लगती है। मुझे डर लगता है। मेरी रजाई बहुत पतली हो गई है। आज आप जब वापस आना तो हमारे लिए नई मोटी वाली रजाई लेकर आना। हाँ पापा, और मेरी टी-शर्ट भी फट गई है। मुझे दुकान पर जाने में शर्म आती है। अगर आप रजाई और राशन ले आए तो मैं नया स्वेटर नहीं मांगूंगा। गोपाल का गला भर आया। वह अपने बच्चों की ओर देखते हैं। उनके पास उन्हें देने के लिए गर्म कपड़े या अच्छा खाना भी नहीं था। वह दर्द को अंदर ही निगल जाते हैं, अपनी आंखों से आंसू नहीं गिरने देते। हाँ, मेरी बिटिया रानी नंदिनी और मेरे पहलवान बेटे, तुम चिंता मत करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज सेठ से पूरे पैसे लेकर आऊंगा और सबसे पहले तुम्हारे लिए नई रजाई और ढेर सारा गरम खाना लेकर आऊंगा। तुम दोनों माँ के पास रहो। वह अपनी पत्नी की ओर देखते हैं, जो निराश आंखों से उनकी ओर देख रही थी। वह बिना कुछ कहे बाहर निकल जाते हैं, कोहरे में तेजी से मीरा के डर और बच्चों के सपने पीछे छोड़ते हुए। शंकरलाल सेठ का होटल गांव में सबसे शानदार था। ठंड के बावजूद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी। गोपाल को चाय बनाने का जन्मजात हुनर था। गोपाल को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए चाय बनाने के अलावा वह कोई और काम नहीं कर सकता था। अरे ओ गोपाल, बहरा हो गया है क्या तू? 6 बज गए। आज फिर देर से आया है। तुझे पता है ना कि मेरी दुकान पर सुबह की पहली चाय कितने बजे बन जानी चाहिए। अगर आज तू 1 मिनट भी देर करता तो मैं तेरी आधी पगार काट लेता। माफ कर दीजिए, ठंड बहुत ज्यादा थी और बच्चों को थोड़ी देर आग के पास बिठाना पड़ा था। मैं कसमें खाता हूँ। अब 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। कसमें? चल चल, जल्दी जल्दी हाथ चला। तेरे कसमें खाने से मेरी दुकान का नुकसान नहीं भरेगा। देख बाहर कितनी भीड़ है। ये सब तेरी चाय पीने आए हैं। जल्दी कर, तेरी चाय में स्वाद है, तेरी मेहनत में नहीं। गोपाल ठंड को भूलकर तेजी से चाय बनाने लगता है। उसकी चाय की खुशबू पूरे चौक में फैल जाती है। वह लगातार चाय बनाता रहा। उसके हाथ और पांव ठंड से सुन्न हो गए थे। गोपाल चुप होकर काम करता रहा। वह उस दिन बिना कुछ खाए भूखा ही पूरी दोपहर काम करता रहा। सेठ जी, आज के दिन की पगार और मेरी पिछली बकाया पगार अगर आप दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। घर में राशन और बच्चों के लिए रजाई लानी है। हाँ, पगार मैं जानता हूँ, पर आज नहीं। आज तो मुझे बाहर से सामान लाना है, इसीलिए पैसे मेरे पास कम हैं। मैं तुम्हें कल दे दूंगा। वैसे भी तुम इतने कंगाल नहीं हो कि एक दिन खाना ना खा सको। सेठ जी, कल नहीं। मेरी छोटी बेटी बहुत ठंड से कांप रही है। थोड़े ही दे दीजिए। मैं आपकी कसम खाता हूँ, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। घर दो में कल के लिए अनाज भी नहीं है। बहाना? तेरी जैसी औकात के आदमी को बहाना बनाना खूब आता है। जा, झूठा मत बन।
इतने भी गरीब नहीं हो कि एक दिन का खाना भी ना हो, और अगर तूने ज्यादा मुंह चलाया तो जो बची खुची पगार है वह भी कट जाएगी। निकल यहाँ से। गोपाल दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। उसके हाथ खाली थे और दिल टूटा हुआ था। गोपाल घर के बाहर कुछ देर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस मुंह से अंदर जाए। आखिरकार वह हिम्मत करके अंदर गया। पापा, पापा, आप आ गए। रजाई, रजाई कहाँ है? क्या आप हमारे लिए गरम-गरम जलेबियाँ लाए हैं? माफ करना बच्चों, आज मैं लाना भूल गया। सेठ जी ने कहा कि कल पगार देंगे। कल मैं पक्का लाऊंगा। बच्चे उदास हो जाते हैं पर मासूमियत से चुपचाप बैठ जाते हैं। जब वे आसपास नहीं थे तो मीरा आगे आई। उसकी आंखें आंसू से भरी थीं। गोपाल जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। कल का मैं कुछ करता हूँ। आज किसी तरह सूखी रोटी और नमक है, उससे काम चला लो। वह रात ठंड और भूख में सूखी रोटी खाकर गुजर गई। गोपाल को पूरी रात नींद नहीं आई। उसने फैसला कर लिया कि अब उसे सेठ के सामने कमजोर नहीं पड़ना है। उसे कुछ और करना होगा। गोपाल पिछली रात की ठंड और भूख के बावजूद आज समय से पहले होटल पहुंच गया था। उसका शरीर अंदर से कांप रहा था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी कि आज सेठ उसे कल और आज का पूरा हिसाब देगा। ओए गोपाल, आज जल्दी आया है। कल की धमकी का असर हुआ लगता है, पर यह क्या, तेरे शरीर में जान नहीं है क्या? इतना धीरे क्यों चल रहा है? कल का गुस्सा अभी भी है क्या? हाथ चला, मुझे काम चाहिए, बहाना नहीं। मालिक, मेरा शरीर थोड़ा कमजोर है पर मैं पूरी ताकत से काम कर रहा हूँ। आज की चाय कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी, आप देख लीजिएगा। गोपाल जानता था कि अगर उसने जवाब दिया तो सेठ पैसे नहीं देगा। उसने अपने दर्द को चाय में मिला दिया। थोड़ी देर में चाय की गर्म खुशबू से होटल भर गया और भीड़ लगने लगी। अरे सुनिए, मेरी चाय की तारीफ मत कीजिए। ये सब इस गरीब का कमाल है। ये चाय नहीं, जादू है। मैंने इसे महल की चाय का नुस्खा सिखाया है। पियो और ठंड को भूल जाओ। वह गोपाल की तरफ घृणा से देखता है। गोपाल पूरे दिन भूखा काम करता रहा। उसे हर बार सेठ की बातें सुननी पड़ती थी, जिनमें अपमान और कड़वाहट थी। उसके शरीर में अब शक्ति नहीं बची थी। समय शाम 7:30। पूरा दिन बीत गया। गोपाल ने हिम्मत जुटाकर सेठ के पास जाने का फैसला किया। उसकी पिछली बकाया पगार लगभग 750 रुपये थी और आज की मजदूरी अलग। उसे आज हर हाल में पैसे चाहिए थे। सेठ जी, मालिक, मेरा आज का और पिछला हिसाब अगर आप पूरा कर दें, मेरे बच्चों को ठंड से बचाना है। मेरा कुल हिसाब 750 रुपए हो रहा था और 2 दिन। कितना? 750 रुपए? तेरी औकात है इतनी बड़ी रकम बोलने की? तूने कभी एक साथ 750 रुपए देखे भी हैं? ले, यह 150 रुपए रख। आज के लिए इतना ही काफी है। ज्यादा मुंह मत चला। आज बाहर से सामान आ रहा है, मेरे पास खुद पैसे नहीं है। क्या सेठ जी, ये क्या? मेरे 750 रुपए बकाया हैं और आपने सिर्फ 150 रुपए दिए। मैं इतने पैसों में क्या करूंगा? कम से कम 500 रुपए तो दे दीजिए। ओए, लेना है तो ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। जा, तुझे लगता है तू मेहनत करता है। जिस हिसाब से तेरा मुंह चलता है उस हिसाब से काम भी करना चाहिए। निकल, मेरे धंधे में रुकावट मत डाल। गोपाल आंखों में अपमान का आंसू लिए वह 150 रुपए उठा लेता है। वह भगवान का धन्यवाद करता है कि कुछ तो मिला। वह जानता था कि सेठ से लड़कर कोई फायदा नहीं। वह 150 रुपए लेकर बाजार पहुंचता है। उसकी पहली प्राथमिकता थी खाना और दूसरी रजाई। वह सबसे पहले सब्जी वाले के पास जाता है। भैया, ये आलू कैसे दिया और टमाटर का क्या भाव है? आलू, ठंड में गरम खाने का मजा।
70 रुपए के 2 किलो और टमाटर 60 रुपए किलो एकदम ताजा। गोपाल के होश उड़ जाते हैं। 150 रुपए में तो मुश्किल से 1 किलो आलू और थोड़ा सा आटा ही आएगा। इतना महंगा। वह दूसरी सब्जियों की तरफ देखता है। तभी उसकी नजर गोभी पर पड़ती है, जिसका भाव बाकियों से कम था। भैया ये गोभी कैसे है? गोभी 20 रुपए किलो, ले जा। गोपाल 20 रुपए की गोभी लेता है और बाकी बचे 130 रुपए लेकर रजाई बाजार की तरफ बढ़ता है। बाजार में रजाई की दुकानें सजी थीं। रंग बिरंगी मोटी रजाइयां देखकर गोपाल को अपने बच्चों का मासूम चेहरा याद आया। लेकिन दाम 800 रुपए, 900 रुपए, ये तो 400 की भी है। मेरे पास तो सिर्फ 130 रुपए हैं। मैं क्या करूं? तभी उसे अपने बचपन का दोस्त और पड़ोसी धर्मेंद्र यानी धन्नू दिखाई देता है, जिसकी रजाई की सबसे बड़ी दुकान थी। अरे धन्नू, तू यहाँ कैसा है भाई? गोपाल, मेरे भाई, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तू बता, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? रजाई लेने आया है क्या? मैं भाई रजाई दे, बस इतने ही पैसे हैं, बस इतने ही पैसे हैं। मेरी छोटी बेटी नंदिनी वो रात भर ठंड से कांपती रहती है। सेठ ने पैसे नहीं दिए। देख मेरे भाई, काम धंधा अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह है। मैं तुझे बिना पैसे के रजाई नहीं दे सकता। ये बाजार है भाई। धन्नू, तुझे मेरी कसम, बस एक रजाई दे दे। मैं तुझे कुछ दिनों बाद पूरे पैसे वापस कर दूंगा। मेरी हालत देख, तुझे पता है ना मैं झूठ नहीं बोलता। बच्चों की जिंदगी का सवाल है। बस कर मेरे यार। ठीक है, मैं यह नहीं देख सकता। ले, ये रजाई रख। पर देख, तू मेरा दोस्त है, इसलिए दे रहा हूँ। पैसे जब हो जाए तब दे देना, और कभी जरूरत हो तो सीधा मेरे पास आना। वो भगवान और अपने दोस्त का धन्यवाद करता है। वह रजाई और गोभी लेकर खुशी से घर की तरफ भागता है। गोपाल झोपड़ी में रजाई और गोभी लेकर घुसता है। बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। पापा, रजाई इतनी मोटी। थैंक यू, अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। बाबा, आज आप सबसे अच्छे पापा हो। पर गोपाल जी, मैं आपके बहुत आभारी हूँ। पर यह रजाई और खाना सिर्फ 150 रुपए में। सेठ ने सिर्फ 150 रुपए दिए, पर मेरा दोस्त धन्नू, उसने मुझे उधार में रजाई दे दी। भगवान का शुक्र है मीरा। मीरा रजाई को बच्चों को उड़ाती है और गोभी को आग पर रखती है। रात का खाना बन रहा था। बच्चे खुशी से गर्म रजाई में थे। मीरा अब गंभीर हो चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था। गोपाल जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ मीरा, बोलो। आप वहाँ क्यों काम करते हैं जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं है, जहाँ आपकी और आपके बच्चों की ठंड और भूख की कोई कीमत नहीं है? क्या करूँ मीरा, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मेरे पास कोई दूसरा हुनर नहीं है, चाय ही मेरा सहारा है। तो आप अपनी ही दुकान क्यों नहीं खोलते? आप दूसरे के यहाँ नौकरी क्यों करते हैं? आपकी चाय में जादू है। पूरा गांव आपकी चाय पीने सेठ के होटल जाता है। ये क्या बात कर रही हो मीरा? दुकान दुकान कैसे? हमारे पास पैसे नहीं है, एक दिन का खाना नहीं है, और तुम ठेला, बर्तन, गैस और सामान की बात कर रही हो। ये नामुमकिन है। अरे नामुमकिन नहीं है। सुनिए, आपके 900 रुपए से ज्यादा सेठ के पास बकाया है। कल आप सेठ के पास जाइए और सीधे पूरे पैसे मांगिए। उसे कहिए कि अब आप काम नहीं करेंगे। इतने पैसों से थोड़ा सा सामान तो आ ही जाएगा। हम जमीन पर छोटी सी टपरी लगा लेंगे। सेठ मुझे पैसे नहीं देगा, वो बहुत कंजूस है। पर तुम्हारी बात में दम है मीरा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। कल मैं काम पर जाऊंगा और शाम को उससे पूरा हिसाब मांगूंगा। गोपाल अब सोने चला गया। बच्चों की गर्म रजाई देखकर उसे शांति मिली, लेकिन कल की लड़ाई अब भी बाकी थी। उसे सेठ से अपने अधिकार के लिए लड़ना था। यह लड़ाई उसके और उसके परिवार के भविष्य के लिए थी।
समय तीसरे दिन की शाम 7 बजे। गोपाल आज सुबह से ही चुपचाप और पूरी ताकत से काम कर रहा था। उसके दिमाग में बस मीरा की बात घूम रही थी, पूरा हिसाब। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी शाम है इस होटल पर। उसने अपनी पूरी ताकत बटोर ली थी। सेठ जी, मालिक, मेरा पूरा हिसाब कर दीजिए। मेरा पिछला बकाया और आज की मजदूरी मिलाकर मेरा कुल हिसाब 900 रुपए हो गया है। मुझे अब आगे काम नहीं करना है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। शंकर लाल सिंह, जो हमेशा गोपाल को दबाकर रखता था, ये सीधा और आत्मविश्वास से भरा लहजा सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। 900 रुपए? तेरी औकात है इतनी बड़ी रकम बोलने की? तूने कभी अपनी जिंदगी में 900 रुपए एक साथ देखे भी हैं? क्या बकवास कर रहा है? जा, तेरी नौकरी खत्म, पर पैसे नहीं दूंगा। सेठ जी, आप धोखा मत दीजिए, ईमानदारी से मेरा हिसाब कर दीजिए। मैं जानता हूँ मेरा 900 रुपए बनता है। शंकर लाल सिंह बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखता है। जेब से 50 रुपए का एक नोट निकालकर गोपाल की ओर फेंकता है। ले, आज के लिए यह 50 रुपए बहुत है तेरे जैसे गरीब के लिए, और पिछला हिसाब वो मैं नहीं दूंगा। जा, नहीं तो जो बचे खुचे पैसे हैं वो भी कट जाएंगे। निकल यहाँ से। गोपाल का चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो जाता है। वो उस 50 रुपए को नहीं उठाता। उसने सेठ को गुस्से से देखा और फिर एक भयानक बात कहता है। सेठ जी, आप गरीब का हक मार रहे हैं। मैं आपको बदुआ देता हूँ, ये आपकी दुकान या आपका पूरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। आपको एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। गोपाल 50 रुपये को जमीन पर छोड़कर बिना कुछ और कहे आंसू पोंछकर वहां से तेजी से चला जाता है। उसकी आंखों में भविष्य की आग थी। तभी उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो अपने कंधों पर लकड़ी के भारी गट्ठे लादकर जल्दी जल्दी कहीं जा रहे थे। ठंड के मौसम में लकड़ी की बहुत कीमत थी। यह विचार उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। हाँ, लकड़ी। लकड़ी ठंड में हर घर और हर होटल को लकड़ी चाहिए। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, पर जंगल तो भगवान का है। मैं लकड़ी काटकर बेच सकता हूँ। वह तुरंत उन लोगों का पीछा करता है और देखता है कि वे गांव के एक छोटे व्यापारी के पास जाकर लकड़ी बेचते हैं और उन्हें 500 रुपए मिलते हैं। बस मुझे यही करना है। गोपाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचता है और ईमानदारी से सूखी और पुरानी लकड़ियां काटना शुरू करता है। तभी 3-4 मोटे ताजे आदमी जो उस क्षेत्र में लकड़ी बेचने का एकाधिकार रखते थे, उसके पास आते हैं। ओए, कौन है तू? तुझे हमने कभी यहाँ नहीं देखा। तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं गोपाल, मैं भी लकड़ी काटने आया हूँ। मैं इसे बेचकर अपने परिवार का गुजारा करना चाहता हूँ। तू बेचेगा लकड़ी? तुझे पता है यह किसका इलाका है? इस जंगल की सारी लकड़ियाँ हमारे नाम की हैं। सिर्फ हमें अधिकार है यहाँ काम करने का। ये कैसे? ये तो सरकार की और भगवान की जमीन है। इस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। कोई भी काट सकता है। ज्यादा जुबान मत चला। ये जो कुल्हाड़ी देख रहा है ना, ये तेरे मुंह पर मारूंगा। तेरा मुंह फट जाएगा। चुपचाप यहाँ से निकल जा। कल से यहाँ दिखना नहीं चाहिए। गोपाल जानता था कि लड़ना बेकार है। वो उदास मन से चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी उठाकर चला जाता है। सेठ ने उसे होटल से निकाला और अब जंगल के दबंगों ने उसे भूखा मारने की कसम खाई थी। गोपाल घर पहुंचता है पर वह किसी को कुछ नहीं बताता। वो लकड़ी काटने का एक नया तरीका सोच रहा था। तभी उसका बेटा तेज बुखार से कांपने लगता है। गोपाल जी, जल्दी देखिए, इसकी तबीयत बहुत खराब है। इसे बुखार चढ़ गया है। गोपाल घबराकर पास के डॉक्टर के पास भागता है। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। ये टाइफाइड हो सकता है। इसे तुरंत इलाज की जरूरत है।
इसे कुल 5 इंजेक्शन लगेंगे। एक इंजेक्शन की कीमत 200 रुपए है। डॉक्टर साहब आप इलाज शुरू कीजिए, मेरे पास अभी बस थोड़े ही पैसे हैं, मैं बाकी पैसे बाद में दे दूंगा। पहले पैसे, इलाज बाद में। इतना बड़ा इलाज उधार में नहीं हो सकता। आपको कम से कम पहला इंजेक्शन लगवाने के लिए 200 रुपए देने होंगे। गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर साहब ये 100 रुपए लीजिए, मैं कल सुबह कहीं से 200 रुपए और लाऊंगा। बस आज आप इसे पहला इंजेक्शन लगा दीजिए। डॉक्टर को दया आती है। ठीक है, तुम्हारे ईमानदार चेहरे को देखकर मैं पहला इंजेक्शन लगा देता हूँ। दवा भी दे रहा हूँ, पर कल तुम्हें किसी भी कीमत पर 200 रुपए लेकर आना होगा। डॉक्टर गोपाल के बेटे को इंजेक्शन देते हैं। गोपाल रात भर जाग कर सोचता है, अब 200 रुपए कहाँ से आएंगे। गोपाल को डर लग रहा था। तभी उसे जंगल के दबंगों की धमकी याद आई। उसने सोचा, अगर मैं दिन में लकड़ी काटता हूँ तो वह मुझे मारेंगे, पर रात में बस अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अपने बेटे की जान के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए उसे ये जोखिम लेना ही होगा। रात 3 बजे की गहन ठंड में गोपाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर चुपचाप जंगल की ओर जाता है। वह जानता था कि यह खतरनाक है, पर बेटे की जिंदगी से ज्यादा खतरा क्या हो सकता है। गोपाल रात के गहन अंधेरे और कंपा देने वाली ठंड में जंगल में था। जंगल ठेकेदार दिन में आते थे, इसलिए रात ही उसके लिए सुरक्षित थी। वो जानता था कि यह गैर कानूनी है, पर उसके बेटे की जान बचाने के लिए यह एकमात्र रास्ता था। भगवान मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ, मेरे बच्चे को बचाना है। शक्ति दो ताकि मैं जल्दी से लकड़ियाँ काट सकूं। पूरी रात लकड़ी काटने के बाद वो छिपकर गांव में वापस आता है। वह उसी व्यापारी के पास जाता है जिसने पहला गट्ठा बेचते हुए देखा था। व्यापारी खुशी खुशी उससे लकड़ी लेता है और उसे 500 रुपए देता है। शुक्रिया मालिक। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, 200 रुपए देकर अगले इंजेक्शन के लिए कहता है और बाकी 300 रुपए मीरा को देता है। मीरा घबराओ मत, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। मैं रात को काम कर रहा हूँ, अब हमारे पास राशन और दवा दोनों के पैसे होंगे। तुम बच्चों का ध्यान रखो। यह सिलसिला 3-4 दिन तक चलता है। गोपाल रात को लकड़ी काटता, सुबह बेचता और डॉक्टर को 200 रुपए देकर इंजेक्शन लगवाता। कुछ ही दिनों में उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। हमारा बेटा अब खेल रहा है, नंदिनी भी खुश है। आपकी मेहनत रंग लाई गोपाल जी, आपने सेठ की नौकरी से ज्यादा पैसा खुद कमा लिया। हाँ मीरा, अब हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। और सुनो, मैंने थोड़ा थोड़ा करके 500 रुपए बचा लिए हैं। लगभग 1 हफ्ते बाद इधर गोपाल के होटल से जाने के बाद सेठ शंकर लाल सिंह ने दूसरे लोगों से चाय बनवाना शुरू कर दिया था, पर किसी के हाथ में वह जादू नहीं था। सेठ जी, ये क्या चाय है? इसमें तो पहले वाला स्वाद बिल्कुल नहीं है, ये तो फीकी लग रही है। क्या आप मिलावट कर रहे हैं? पैसे वापस कीजिए। हाँ, हमें ऐसी चाय नहीं पीनी। जब से गोपाल गया है, आपकी चाय का स्वाद खराब हो गया है। हमें अपनी चाय चाहिए। लगातार 3 दिन तक ग्राहक आते, चाय पीते और बुरा भला कहकर चले जाते। सेठ का धंधा पूरी तरह ठप हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। हाय, मैंने क्या कर दिया? मैंने उस गरीब को अपमानित किया। उसकी चाय में स्वाद था, मेरी अक्ल में नहीं। जब वो आएगा तो मैं उससे माफी मांगूंगा और पूरे पैसे दूंगा। अगली सुबह ठंड और कोहरे के बीच शंकरलाल होटल के ठीक सामने एक छोटा सा साफ सुथरा चाय का ठेला लग गया था। अरे यह तो वही है, ये तो गोपाल है जो सेठ के यहाँ काम करता था। इसकी चाय में असली स्वाद था। गांव वाले पहचान गए और कुछ ही मिनटों में नंदिनी टी स्टॉल पर भीड़ लग गई। लोगों को वही पुराना
और जादुई स्वाद वापस मिल गया था। तुम्हारी चाय पीकर ठंड गायब हो गई। कितना अच्छा हुआ कि तुम खुद का काम कर रहे हो। शंकरलाल सेठ यह देखकर आग बबूला हो जाता है। उसका धंधा पूरी तरह ठप हो गया था। वो गुस्से से तमतमाते हुए गोपाल के पास जाता है। गोपाल, मेरे प्यारे गोपाल, ये क्या नाटक लगा रखा है? चल, हम पहले की तरह वापस अपनी दुकान पर काम करते हैं। मैं तुझे एक दिन का पूरा 500 रुपए दूंगा। माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझे अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब अपने पैर पर खड़ा हो चुका हूँ। मैं खुद की मेहनत से कमाता हूँ। तुझे मैं देख लूंगा। यह सब तेरा नाटक है। कुछ महीनों बाद गोपाल का टी स्टॉल तेजी से चलता रहा। उसने 2 मंजिला एक छोटा सा पक्का घर भी बना लिया था। उसने बच्चों के लिए शिक्षा और शादी के लिए 4-4 लाख रुपए भी बचा लिए थे। सेठ का काला धंधा पूरी तरह चौपट हो गया था। अब गोपाल अपने काम से और अपने परिवार के साथ बहुत खुश था।